फिजिक्स एक भयानक सा सब्जेक्ट दिखता है जो जेई एडवांस के सवालों में बच्चे डील करते हैं, तो उनको कोई रास्ता ही नहीं दिखता कि करना क्या है। और जब सॉल्यूशन पता चल जाता है तो उनको लगता है कि हाँ यार, ये तो होना ही था। क्यों ऐसा डर बनाया हुआ है? क्या कमी है? मतलब व्हाट आर द पॉइंट जहां पे हम लैग कर रहे हैं? वो कौन सी जगह है जो हमें इस फिजिक्स से इतना डर लगाती है, और फिजिक्स इतना मुश्किल क्यों लगने लगता है हमें? नीट में तो एकदम मौत ही आ गई है हमारी फिजिक्स में, पर अगर हम जेई की बात करें तो भी बच्चे कम से कम मैथ्स में समझते कि हाँ नहीं कर पाए, पर वो डरते नहीं है। उनसे सवाल हो ना हो, डर नहीं हो रहा है। तो फिजिक्स से डर ही लगने लगता है उनको लगता है कि होते ही नहीं है सवाल, समझ ही में नहीं आता क्या सवाल है। तो समस्या कहां पर आ रही है? क्या हम सवाल को समझ के क्यों नहीं कर पा रहे? हमने पढ़ा तो है, इतने सारे केसेस किए हैं, इतने सारे फॉर्मूले याद किए हैं, इतने सारे केस मगे हुए हैं, फॉर्मूले मगे हुए हैं, हर चीज का फॉर्मूला हमें याद है, पर उसके बाद भी हमसे सवाल क्यों नहीं हो पा रहे? तो पहले इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहे हैं सवाल, फिर हम देखेंगे कि हम कैसे सही कर सकते हैं। तो दो स्टेप में हम इस वीडियो को रखने वाले हैं। पहले ये बात पे बात करते हैं कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, और दूसरा ये है कि यही एक रीजन है जो हमारी, पहले तो प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो दिस इज द ओनली वे वी कैन मास्टर इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो पहले प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आपको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है। आपने कहा सर मुझे अंग्रेजी पढ़नी आती है, मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूं, मैं आपसे तो बढ़िया, आप तो हिंदी मीडियम की, आपसे क्या बात करूं, मैं तो बहुत अच्छी अंग्रेजी आपसे अच्छा बोल लेता हूं, आपसे समझ लेता हूं। तो पहली बात आपको ये समझना चाहिए, लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता कि उसके हर एक वर्ड्स का मतलब पता है। लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप उस वर्ड्स में वो कहना क्या चाह रहा है। आपने कभी हिंदी में कभी पोयम पढ़ी हो तो कभी कहना क्या चाह रहा है वो भी एक चीज होती है, वो हमें समझ में नहीं आती। कवि कहना क्या चाह रहे हैं, कवि कहना क्या चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। हम सिर्फ कविता मगे हुए हैं, मग के कविता खुश हो रहे हैं कि भैया कविता मग ली, हमें याद हो गई, हमें याद कर लिया हमने। मेरी क्लास में जब मैं स्कूल में था तो बच्चे जो हैं वो पोयम उन्होंने सब याद कर रखी है कि भैया ये रामधारी सिंह दिनकर की पोयम है, ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की पोयम है, ये इनकी पोयम है। पर उनको मतलब क्या है, क्या बोल रहे हो बे, क्या कहना चाह रहे हो ये बताओ। मास्टर जी जब पूछते थे और कान खड़ा करके कान घुमा के पूछते कि मतलब क्या है बे जो पोयम पढ़ रहे हो, मग्गा मार लिया है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, हम लैंग्वेज कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर पाते हैं, हमें सवाल समझ में आता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो लैंग्वेज हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इसको सही से समझ ही नहीं पाते कि क्या लिखा हुआ है। अब ये चीज जो है वो कैसे सुधरेगी, क्योंकि हम जब सवाल पढ़ के समझ ही नहीं पाएंगे तो हम सवाल सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये चीज कैसे सुधरेगी? तो ये हो गया पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बात करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें सवाल समझ में नहीं आते। तो पहले जो बच्चे 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं उनके लिए मैं बात करूंगा, क्योंकि उनके पास अभी समय है बहुत इत्मीनान से। वो 2 साल में तो दुनिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी ऐसी की जा सकती है जैसे कोई नहीं करे, कोई भी रैंक पाई जा सकती है। पर वो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रैंडम काम करते रहते हैं। पहली बात तो भर भर के नोट्स मत बनाओ। आप क्या जो मेन मुद्दे की बात है वो लिखो सिर्फ, और वही समझो सिर्फ। आप इस बात को लिखो कि केस बाय केस स्टडी मत करते रहो, सुंदर कॉपी के चक्कर में काम की बातें लिखो सिर्फ अपने। न्यूटन्स लॉ में बताया गया है कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मतलब है कि स्ट्रिंग के अलोंग दो एंड पॉइंट जो पार्टिकल जुड़े हुए हैं उनकी वेलोसिटी सेम होगी, लंबाई बढ़ नहीं सकती। बस, ना इसका कोई मेथड है, ना इसका कोई फॉर्मूला है, ना कोई तरीका है, बस लंबाई नहीं बढ़ सकती, बस इतना याद है मुझे। तो मेरे दिमाग पे प्रेशर भी कम है। मैंने 50 केस नहीं रटे कि इस केस में ये करेंगे, उस केस में वो करेंगे, इस केस में ये किया जाएगा, कभी वर्चुअल वर्क लगाएंगे, कभी वर्चुअल वर्क नहीं लगाएंगे, कभी क्या करेंगे। मैंने कहा भाड़ में गया ये सब, एक लाइन बस याद है, एक लाइन याद है, इस पे काम करते हैं। और अब आपको समझना पड़ेगा लैंग्वेजेस, तो उसके लिए आपको करने पड़ेंगे रीडिंग। यानी द फर्स्ट प्रॉब्लम इज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी चीज किसी के द्वारा आपको नहीं दी जा सकती, सीखने वाली चीजें के लिए खुद सीखना पड़ता है। तो बुक रीडिंग करिए, बेसिक बुक रीडिंग करिए। क्लास स्टार्ट होने से पहले जो भी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उससे पहले उसकी किताब, उसके बारे में पढ़ के आइए। यानी आप या तो एनसीईआरटी से पढ़ के आइए, एनसीईआरटी से पढ़ना है, एससी वर्मा से पढ़ना है, या कोई भी एक थियरी की बुक हो उससे पढ़ना है। रेसनिक पढ़ने का मन करे, यूनिवर्सिटी फिजिक्स पढ़ने का मन करे, कुछ पढ़ने का मन करे, पर वो किताब का चैप्टर पढ़िए।
जब तक पढ़ के रुक रुक के समझने की आदत नहीं आएगी, ना आप सोच पाएंगे ना समझ पाएंगे, सिर्फ मजे लेते रहेंगे और बाद में फेल हो जाएंगे। तो बुक रीडिंग आपके लिए कंपलसरी है। इफ यू कैन नॉट डू दिस, आप मान के चलिए आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द जनता की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग में एक बार सुनी वो रह जाती है, सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। तो आप उस जैसा कैसे बन सकते हैं? जब आप बुक रीडिंग करेंगे, बोरिंग काम से स्टार्ट करिए। 10वीं से जो बच्चे 11वीं में जा रहे हैं वो एक किताब खरीदें जिसमें थ्योरी दी हुई है, थ्योरी को पूरा पढ़ें, हर एक लाइन बाय लाइन को समझ समझ के पढ़ें। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कर दिए, पूरा समझ समझ के करें। ये हुआ स्टेप 1 जिसमें हम सक्सेसफुली समझ पाएंगे कि क्या लैंग्वेज है। दूसरा, अब आपको समझ में आएगा कि इसमें लगाना क्या है। मोमेंटम कंजर्व कराना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है, वर्क एनर्जी लगानी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई कंडक्टर का कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या लगाना है सवाल में, ये तो पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप सवाल को ये समझना चाहते हैं कैसे, तो सबसे पहले आपका एक पार्ट होता है पूरी फिजिक्स का जड़ बेस, वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में फॉर्मूले नहीं, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला नहीं याद है, मैं चल जाएगा, पर मतलब पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। आई लिख के सॉल्व करें, बाद में चेक कर लें, धीरे करके वो याद हो जाएंगे कि mr स्क्वायर था कि 2/5 mr स्क्वायर था। सबसे पहले आप समझिए मतलब क्या होता है, क्यों कर रहा है, क्यों एंगुलर वेलोसिटी का डिफाइन किया है ऐसा, क्यों वेलोसिटी डिफाइन की, क्यों है। तो ऐसे मास्टर जी से घुस घुस के पूछो, जिससे भी पढ़ रहे हो, क्यों डिफाइन कर रहे हो बे, क्यों आप बता रहे हो कि इस तरह से निकालते हैं। रिचुअल मत बताना, धर्म की तरह मत समझाना मुझे। मास्टर जी का खून पी जाओ कि क्यों कर रहे हैं। जहां समझ में ना आए, क्यों क्यों करते रहो तब तक, जब तक तुम्हें एकदम पक्के से ना क्लियर हो जाए कि हाँ ये सही बात बोल रहा है, तब तक क्यों क्यों करते रहो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उसमें केस वेस मत रटिए, समझिए उसकी आत्मा को। और अगर आपको आत्मा समझ में आई तो मुश्किल से 20 बातें होंगी पूरी की पूरी जिनको आप याद रखेंगे कि इतनी ही 20 बातें मुझे आती हैं, पूरी मैकेनिक्स खत्म। और एक बार मैकेनिक्स का स्ट्रांग होल्ड आ गया तो सारे चैप्टर खत्म, क्योंकि फंडामेंटली नए फोर्स, नए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले आएंगे, पर होगा तो सारा वही। लगानी तो मैकेनिक्स वैसी है जैसी लगानी है, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ में लगानी है, वैसी ही इलेक्ट्रो में लगानी है, वही एनर्जी सर्किट में भी सॉल्व करनी है, वही एनर्जी आपको मोशनली में फिर भी सॉल्व करनी है, वही फोर्स वही लगाने हैं, सब वही है, रूप बदले हैं, फंडामेंटल तो फिजिक्स के सेम ही रहेंगे। एक आध नए फोर्स पैदा हो गए, फोर्स ही तो है, समझ में आ गया फोर्स इस तरह से लगता है, काम चल गया। विस्कस फोर्स हो तो भी पता चल गया, बॉयंसी फोर्स हो तो भी पता चल गया, मैग्नेटिक फोर्स हो तो भी पता चल गया, इलेक्ट्रिक फोर्स है तो भी पता चल गया। फोर्स तो फोर्स जैसा ही काम करेगा ना। दूसरी बात ये जो आपकी है, सबसे पहले 50 चीजें मांगने की जगह हर चीज क्यों बनाई गई, क्यों बनाई गई उस पे सोचिए। क्यों मोमेंटम चेंज करना है, क्यों एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, इस पे फोकस करिए। जब आप इस पे फोकस कर लेंगे तो आपके दिमाग में कम रास्तों के लूप्स बने होंगे, तो वो सही जगह पहुंचाएगा कि इस रास्ते पर 50,000 चीजें होंगी तो गुचर मुचर करेगा, सवाल ही समझ नहीं आएगा। तो क्यों क्यों करते हुए हर बात को स्टार्टिंग में समझिए, 10वीं से 11वीं में, या 11वीं से 12वीं में, या 12वीं से ड्रॉप करने के समय, तीनों समय, कोई भी समय आपका, इस चीज को समझिए। एक साल भी मोर देन सफिशिएंट है जेई की तैयारी के लिए, तो इस पे एम्फेसाइज करिए। एंड तीसरी चीज जो आपके पास आती है, आपके पास इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना ही नहीं आ रहा, मैथ्स एकदम चौपट लाल है तुम्हारी, यूनिटरी मेथड नहीं आते, लिख नहीं पाओगे, लिख ही नहीं पाओगे कि यहां से यहां टर्म्स को समझ ही नहीं पा रहे हो, मैथमेटिकल के इनकैपेबल हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा पर लिखना ही नहीं आता, और लिख दिए तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो मैथ्स तो आनी पड़ेगी, बेसिक से लेकर कैलकुलस तक, मतलब इतनी मैथ्स आनी पड़ेगी जिसमें बहुत मैथ्स के सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मैथमेटिकल, पर कम से कम लैंग्वेज से मैथ से आंसर तक पहुंचने के लिए, मैथ से लैंग्वेज से मैथ्स का तो ये 2 पार्ट काम करेंगे, पर मैथ से आंसर तक पहुंचने के लिए तो मैथ्स आनी पड़ेगी ना यार। ऐसी खतरनाक मैथ्स आने की जरूरत नहीं, पर बेसिक फंडामेंटल से उसमें भी मैथ्स में वही चीजें आनी पड़ेंगी। क्या क्यों किया गया है, मैथ्स में लोग मग्गा मार लेते हैं, ये फॉर्मूला है, ऐसा किया जाता है। जितने भी लोग फिजिक्स मैथ्स में, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, केमिस्ट्री में मानिए कि ऐसा किया जाता है, चलने दीजिए धर्म की तरह, पर मैथ्स और फिजिक्स को धर्म की तरह मत चलने दीजिए। ऐसा किया जाता है, से काम नहीं चलेगा। अगर आपने ऐसा काम कर लिया तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू क्रैक आईटी जेईई और यू कैन गेट एनी रैंक। यही 3 चीजें करनी है, और 3 चीजों के बाद आप मास्टर कर लेंगे। अगर जितना ज्यादा लेवल का मास्टर कर लेंगे उतने बढ़िया काम कर पाएंगे आप। तो इफ यू रियली वांट टू मास्टर फिजिक्स, इट इज अ वेरी वेरी
मेथड बहुत आसान है पर उस मेथड पे चलना मुश्किल है। क्यों पूछो ना भाई, खून पी जाओ। क्यों डिफाइन कर रहे हैं टॉर्क, क्या हो गया, कैसे जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी, कैसे आया, क्या फर्क पड़ता है, क्या इंपल्स होता है, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। और इतना कम चीजें जब दिमाग में रहेंगी तो आपका रैम, बिकॉज सेम चीजों से, सेम सेट ऑफ दिमाग की जो आपके पास सुविधाएं हैं, उनसे ही आपको मग्गा भी मारना है, उन्हीं से आपको सवाल भी। आप इतना मग्गा मार लोगे, इतना याद कर लोगे तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। फ्री होना पड़ेगा, कूल रहना पड़ेगा। फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ कूल लोगों का सब्जेक्ट है, डरे हुए घबराए हुए लोगों का नहीं है। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ये समझ में आना चाहिए। मैं एक काम करता हूं, मैं एक बहुत बढ़िया अभी तक के मैग्नेटिज्म का जो बेस्टेस्ट पॉसिबल सवाल जे एडवांस में आया है उसको सॉल्व करता हूं आपके सामने। उस सवाल को आप देखिएगा और देखिएगा कि मैं कैसे पढ़ रहा हूं और क्या कर रहा हूं, ये बात समझने की कोशिश करिएगा। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इतना बड़ा पैसेज वाला सवाल था जो कि आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते थे अगर आप सही से पढ़ पाए तो। पढ़ने में जो समय लगे वो सही है। क्या कह रहा है ये सवाल? ये कह रहा है कि स्पेशल मेटल एस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस, यानी उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी ये सुपर कंडक्टर है। इससे मैं ये समझा, इट कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ करंट विदाउट एनी बैटरी, बिकॉज में बैटरी लगाने की जरूरत ही नहीं है। इट कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ करंट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कभी नहीं आएगा जितनी करंट फ्लो करती रहे। सुपर कंडक्टिंग बात है। अ क्लोज्ड वायर लूप मेड ऑफ एस, इसका एक लूप बनाया गया, does not allow any change in flux through itself by inducing a suitable current to generate a compensating flux। अब यहां पर इसमें आपको ये फंडामेंटल आपने पढ़ रखा है कि अगर कभी किसी लूप से फ्लक्स चेंज होता है तो वो उसका अपोज करता है, चाहता है कि मैं ऐसी करंट फ्लो कराऊं कि फ्लक्स चेंज का अपोज करे। तो ये कह रहा है कि ये ऐसा है कि वो इतनी करंट, क्योंकि ये करंट तो कुछ भी फ्लो करा सकता है, इसको बैटरी ईएमएफ तो चाहिए नहीं, तो ये अपनी करंट इस तरह से फ्लो कराता है कि इससे फ्लक्स कभी चेंज ही नहीं होता। ये बात समझ में आई, मेरे को नहीं आता था पहले, पर इस लैंग्वेज से समझ में आई कि इट कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ करंट। और वो लेंज लॉ के हिसाब से समझना चाहिए, लेंज लॉ वाली बात लिखी हुई है कि फ्लक्स को चेंज नहीं करने देगा, यानी इसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। द इंड्यूस्ड करंट द लूप कैन नॉट डिके ड्यू टू जीरो रेजिस्टेंस। और एक बार जो करंट आ गई वो करंट आ सकती, जितनी चाहे उतनी करंट आई, करंट घटेगी नहीं। एक बार आ गई फिर कुछ नहीं कर रहा तो ये भी कांस्टेंट रहेगी। ये अपने आप से गुजरने वाले फ्लक्स को ना बदलने के लिए जितनी चाहे उतनी करंट ला सकता है और कोई डिके विके लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होने वाला। This current gives rise to a magnetic movement which in turn repel the source of magnetic field of flux। Obviously वो कह रहा है कि ये जब करंट इसमें फ्लो कर जाएगी तो खुद भी एक मैग्नेट बन जाएगा, तो जो भी चेंज कर रहा होगा उसका अपोज करेगा। अगर कोई मैग्नेट पास आ रहा होगा तो वो उसको कहेगा दूर जाओ, अगर वो दूर जा रहा होगा तो उसको पास आओ, क्योंकि आपको पता है लेंज लॉ यही कहता है। तो लेंज लॉ आपको पता होना चाहिए था। कंसीडर सच अ लूप ऑफ रेडियस ए विद द सेंटर एट ओरिजिन। एक लूप को मानते हैं सेंटर एट ओरिजिन पे। A magnetic dipole of dipole moment m is brought along the axis of this loop। यहां पर लूप इंफिनिटी पे पॉइंट, यहां से इंफिनिटी से एक लूप छोटा सा डाइपोल मोमेंट इसकी तरफ ला रहे हैं इंफिनिटी से, और r तक लेके आए हैं। r बहुत दूर है इसके मुकाबले, r बहुत दूर है इसकी रेडियस के मुकाबले। मैंने कहा ठीक है भाई। फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप विद इस नॉर्थ पोल ऑलवेज फेसिंग द लूप। नॉर्थ यहां पर है, साउथ यहां पर, यानी कि ये नॉर्थ है, इससे फील्ड लाइंस ऐसे निकल के इसमें जा रही होगी। इंफिनिटी पे था तो कोई फील्ड लाइन नहीं जा रही होगी। The magnitude of magnetic field at a dipole m at a point on the axis at distance r is given as mu naught upon 2 pi m by r cube। वैसे ये ना भी दिया होता तो भी क्लियर था कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। Where mu naught is the permeability, the magnitude of the force between two magnetic dipole। दो मैग्नेटिक डाइपोल के बीच का फोर्स कितना होता है वो निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, पर उसने कहा मेहनत भी मत करो, वो फॉर्मूला मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये फॉर्मूला है m1 m2 के दो डाइपोल के बीच का फोर्स, ये इसने हमें बता दिया। अब ये सवाल पूछने का, ये पूरी बात मैंने तुम्हें समझा दी, अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। तो यहां पे कोई पुराना लेके भी नहीं आना था, सिर्फ क्या लेके आना था, लेंज लॉ पता होना चाहिए था, ताकि आपको सवाल का फीलिंग आए कि हो क्या रहा है। तो बेसिक चीज पढ़ के आए थे। अब ये सवाल कोई भी रट्टेबाज वाला आदमी कैसे करेगा, उसके लिए मुश्किल सवाल है ये, पर हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं। अब सवाल क्या पूछ रहा देखते हैं। सवाल पूछ रहा है, when the dipole m is placed at distance r from the center of the loop as shown in the figure, current induced in the loop will be proportional। इसमें करंट कितनी होगी? तो भैया मैंने मान लिया आई करंट है। क्यों करंट फ्लो कर रही थी इसमें? क्योंकि ये कह रहा था कि मैं अपनी करंट ऐसी फ्लो कराऊंगा कि पहले ये इंफिनिटी पे था, इंफिनिटी पे था तो इससे कोई फील्ड लाइंस गुजर नहीं रही थी। इसने कहा मैं अपने से फ्लक्स कभी जीरो था पहले, इंफिनिटी पे जब था, अभी भी फ्लक्स जीरो रखूंगा। मतलब मैंने कहा इसका मतलब, उसने कहा इसका मतलब है कि मैं अपने से फ्लक्स हमेशा जीरो रखूंगा।
मैंने खुद भी कितना फ्लक्स रखोगे, तो उसने कहा प्रोपोर्शनलिटी देनी है, तो उसने कहा मेरा जो फ्लक्स होगा वो I अपॉन ए के प्रोपोर्शनल होगा, मेरे से जो फील्ड लाइन गुजरेंगी वो I अपॉन ए के प्रोपोर्शनल होगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और मैंने कहा कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, उसने कहा मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी m/r³ होगी। तो अगर हमें दोनों से फील्ड लाइंस को कैंसिल आउट करना है तो I/a जो होना चाहिए ये इसको कैंसिल करे, कांस्टेंट, हमें प्रोपोर्शनलिटी चाहिए से। तो I की वैल्यू कितनी होगी, तो m/r³ हो गया, पहला आंसर, A टिक किया, आंसर आ गया। अरे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C लिख दो ना बे, C1 C2 क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो प्रोपोर्शनलिटी चाहिए। तो इसने कहा कि मैं अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स को 0 रखने के लिए, इसने जितना फील्ड बनाई उसने उसकी अपोजिट फील्ड बनानी है। इसकी फील्ड I/a होगी, इसकी m/r³ है, तो दोनों बराबर होंगी, तो I किसके प्रोपोर्शनल होगा, m/r³ के। खत्म सवाल, m/r³। पहला सवाल क्लियर। कितना लिखा देखो आपने इस सवाल में, मैंने कितनी मैथ्स मैंने सॉल्व कर ली इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। दूसरा सवाल, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इंफीरियर डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप बाय द गिवन प्रोसेस। वर्क डन पूछ रहा है, तो फोर्स इनटू, हमें तो प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस ही वर्क डन होगा। फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क डन, तो फोर्स हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस टाइप का फॉर्मूला होगा वर्क डन, फोर्स इनटू दूरी। आपने कहा सर FR थोड़ी होगा, हो सकता है इंटीग्रेट करना पड़ेगा, FR नहीं आएगा तो FR/3 आ जाएगा, इंटीग्रेट करके FR/2 आएगा, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये मुझे क्लियर है ना, मुझे प्रोपोर्शनलिटी चाहिए। आपने कहा, मैंने कहा फोर्स बोल रहा है कि वो m1 m2 अपॉन r⁴ होता है, फोर्स इनटू एक r और मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा m1 क्या लिखेंगे सर, मैंने कहा m1 m2 तो इसका यहीं पे दिया हुआ है। अरे फोर्स जो हमारे पास दिया हुआ है फॉर्मूला देखो, वो Km1 m2/r⁴। मैंने कहा Km1 m2/r⁴ है, तो फोर्स हमारे पास Km1 m2/r⁴ है, तो m2 तो हो गया m1 हो गया I इंटू एरिया, m1 हो गया I इंटू एरिया। एरिया इसका जो होगा वो a के प्रोपोर्शनल होगा, तो r तो आएगा नहीं, हमें r चाहिए। I में m/r³ था, I में m/r³ था, तो हमारे पास m/r³ था, तो हमने लिखा m/r³ इंटू m/r⁴, तो आ गया m² अपॉन r⁶। हमने इसका आंसर लिखा C और टिक करके आंसर आ गया। सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी से काम किया, सॉल्व में आ गया, क्योंकि मुझे फंडामेंटल्स क्लियर थे। So this is what you have to learn if you really want to solve physics as a pro. You have to learn this. You have to be calm first of all. I hope I made my point very clear and loud. Thank you very much. Bye. सभी को enjoy life if you find it enjoyable.